हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम शुरू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। और जो पहला चैप्टर हम लेंगे वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1350 एडी, बी 1498 एडी, सी 1530 एडी और डी 1612 एडी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1498 एडी। व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी हमने पहले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में देखा था, इसका ऑप्शन ए सही होगा, द अल्मीडा। तीसरा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। तो ऑप्शन डी सही होगा, पुर्तगाली। व्याख्या हमने पहले प्रश्न में देख लिया था। और चौथा प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1496, बी 1497, सी 1498 और डी 1600। तो ऑप्शन सी सही है, 1498। पांचवा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियास, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन सी सही है, अल्मीडा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन और डी डॉन अल्मीदा। तो ऑप्शन सी होगा, जमोरिन। सूची ए को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो समुद्री यात्री दिया है और किन देशों की इन्होंने खोज की वो दिया हुआ है। ए कहता है वास्को डी गामा स्पेन, बी क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, सी कैप्टन कुक हॉलैंड और डी तस्मान ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें जो सही कूट होगा वो है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। आइए देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की है। आठवां प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यूस डायस और डी जॉर्ज ऑक्सडन। ऑप्शन बी सही होगा, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1505 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनके स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया या मसूलीपट्टनम बोलेंगे इसे, सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें सही नहीं है बताना, वो है ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये सही नहीं है क्योंकि इन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। 10वां प्रश्न कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अंजीदीव, बी कन्नौर, सी कोचीन और डी गोवा। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, यानी कि कोचीन। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग
का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। याद रखिएगा, जब इस दुर्ग का निर्माण हुआ तब अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। 11वां प्रश्न, किन यूरोपीय 11वां प्रश्न देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। ऑप्शन सी सही होगा, पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। 12वां प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? ए बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। तो इसका सही उत्तर है सी हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा, कार्यकाल इनका 1529 से 38 ईस्वी, ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। 13वां प्रश्न देखते हैं, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कहता है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कहता है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया है। ऑप्शन ए कहता है केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने और डी अंग्रेजों ने। ऑप्शन ए सही है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 15वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है। पहले हम 14वें प्रश्न में इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नक, सी गेराल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। तो ऑप्शन बी सही होगा, जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अर्थात सुतनौती, जो कि कलकत्ता का स्थल है, को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता। कलकत्ता किसने बसाया? ए जॉन सरमैन, बी वास्को डिगामा, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी जॉब चार्नक। तो ऑप्शन डी सही है। 18वां, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे और डी दिल्ली। ऑप्शन बी सही है, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। 19वां प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी
कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच और डी डेनिश। ऑप्शन बी सही है, डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच, जिसे हॉलैंड कहते हैं, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए आधुनिक कोच्चि भारत की आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी कहता है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी कहता है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मतलब डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। 21वां प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, और डी उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर है इसका डी उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए लीवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और डी ऑस्टेंस कंपनी। तो ऑप्शन ए सही होगा, लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 23वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका ऑप्शन सही है ए यानी कि अकबर। व्याख्या देखते हैं इसकी। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। 24वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो ए ऑप्शन इसका बी सही है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो दोनों प्रश्नों में अंतर था।
जब कंपनी का गठन हुआ तब भारत में मुगल सम्राट अकबर थे, और जब प्रथम कारखाना स्थापित किया गया तब यहाँ जहांगीर का शासन था। 25वां प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट और डी सूरत। तो ऑप्शन डी सही है, सूरत। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार में 1618 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एक अधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। 26वां प्रश्न है, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के कारखाने स्थित थे? ए भरूच, एक भरूच, 2 चिकागोल, 3 त्रिचुनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। और उत्तर इसका ए सही है, यानी केवल 1। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। 27वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ए पुणे, बी गोवा, सी पौंडीचेरी और डी सूरत। तो उत्तर डी सही होगा, सूरत। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोशिया चाइल्ड। तो बी सही है, थॉमस बेस्ट। 29वां, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी पुर्तगालियों ने। तो उत्तर इसका बी सही है, अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों की पहली अस्थायी कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में थी, जबकि प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। 30वां प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। उत्तर इसका डी सही होगा, सूरत में। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे, डी पणजी। तो उत्तर उसका ए सही होगा, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, डी डेनिसों से और डी पुर्तगालियों से। तो डी सही उत्तर है, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, यानी जो कि उत्तर प्रदेश में है, के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ए 1790 ईस्वी, बी 1792 ईस्वी, सी 1796 ईस्वी और डी 1797 ईस्वी। तो डी सही होगा, 1797 ईस्वी। अवध के नवाब सादात अली ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था।
34वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ए आंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर और डी सर निकोलस वेट। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, सॉरी बी सही है, सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। उत्तर इसका डी सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 ईस्वी तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। 36वां प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे और डी हैदर अली व मराठे। तो उत्तर ए सही है, अंग्रेज व फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश की हार, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध और डी प्रथम मैसूर युद्ध एक्स-लास चैपल की संधि से अंत। तो इसमें कूट दिए गए हैं और सही कूट देखना है वो है सी। आइए इसका देखते हैं सही मिलान क्या होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-लास चैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और इसका डी है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो उत्तर बी सही है। इसका सही मिलान देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 39वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्लेस, सी अल्बुकर्क, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो बी डुप्लेस सही है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। तो ये कथन किसका है? जी.बी. मालेसन का। 40वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। तो ए सूरत सही है। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनियों का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरों के नेतृत्व में एक अभियान
दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में और डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में देखा, इसका उत्तर ए सही है, लुई 14वें के शासनकाल में। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए रिश्लू, बी मजारे, सी कॉलबर्ट और डी फ्रैंको मार्टिन। उत्तर इसका सी सही है, कॉलबर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। उत्तर इसका बी और सी दोनों सही है। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होते तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं। 44वां प्रश्न देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए 1601, बी 1632, सी 1774 और डी 1651। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1632। इसका व्याख्या देखते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1600 से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 45वां प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं थे, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका उत्तर सही है, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 46 क्वेश्चन है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। एक अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी, 4 पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो बी कूट सही है, 4-2-1-3। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए पौंडीचेरी, डच, गोवा, फ्रैंक, त्रावणकोर, पुर्तगीज, मद्रास, डेनिस। तो इसका जो सही कूट हो ए, यानी कि 2, 3, 4, 1। आइए देखते हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, त्रावणकोर डेनिस, मद्रास डच। 48 उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। उत्तर ए सही है, बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 49 है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिणी क्षेत्र, सी गुजरात, डी असम। उत्तर ए सही है, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था।
50वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। इसका उत्तर सही है सी फ्रांसीसी। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में भारत आने वाले भारतीय व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 51वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपत्तनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना और डी उपर्युक्त सभी। इसका डी सही है, उपर्युक्त सभी। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के रूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। 2 युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। 3 तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी कोई भी नहीं। उत्तर डी सही है, यानी कि कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी तथा अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। 53 क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी टीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव और डी हेनरी डुंडास। ऑप्शन बी सही है, टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 54 देखते हैं क्वेश्चन, एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। 2 अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए कहता है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न ही 2। उत्तर सही है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। एक्स लॉ शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। 55वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 1 अंग्रेजों को बंगाल विजय में से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। 2 अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी सही है, दोनों 1 और 2। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को ये समाप्त करते हैं।
वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।